हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 4, जिसका नाम है दहन और ज्वाला, कंबस्टन एंड फ्लेम। इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे दहन क्या होता है, ज्वलन ताप के बारे में जानेंगे, आग पर हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं इसको देखेंगे, दहन के प्रकार को देखेंगे, ज्वाला के बारे में जानेंगे, ज्वाला की संरचना को देखेंगे, ईंधन क्या होता है और ईंधन की दक्षता के बारे में जानेंगे। चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम घर पर, उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप कभी अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? जैसे कि लकड़ी, एलपीजी मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि आपके गैस खाना बनाने के लिए यूज होता है, उसको बता सकते हैं। व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। जैसे कि पेट्रोल का आप बता सकते हैं, डीजल बता सकते हैं, कोयले को बता सकते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मोटर गाड़ियां चलाने में कौन से ईंधन काम में आते हैं? जैसे कि डीजल हो गया, सीएनजी गैस भी यूज होती है आजकल। तो आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी। हाँ बिल्कुल, हमने इन्हीं सब नामों को देखा। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं, मतलब कोयला ताप देता है, ज्वाला नहीं देता है। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करते हैं। दहन क्या होता है इसको देखते हैं। क्लास 7th में मैग्नीशियम दहन के क्रियाकलाप का स्मरण कीजिए। मतलब जो आपने मैग्नीशियम का दहन किया था उसको सोचिए। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी मैग्नीशियम, और जब मैग्नीशियम को जलाया था तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होके क्या प्राप्त हुआ था? हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था। ये आपको प्राप्त हुआ था। आगे है, जैसा कि इस आगे आप देखेंगे इसी प्रकार की क्रियाकलाप हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता था और क्या प्राप्त होता था? ऊष्मा तथा प्रकाश भी आपको प्राप्त होती थी। जैसा कि फिगर आपको 4.1 में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैग्नीशियम का दहन किया जा रहा है, किस प्रकार से आपको ज्वाला प्राप्त हो रही है और ऊष्मा प्राप्त हो रही है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार का क्रियाकलाप हम एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर कर सकते हैं। कास्ट कोयले के टुकड़े को सड़ासी से पकड़िए और एक मोमबत्ती अथवा बुनसन बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। मतलब कास्ट कोयला जलकर क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश। रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। जैसे कि हमने मैग्नीशियम को भी जलाया, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ, ऊष्मा प्राप्त हुई, ज्वाला प्राप्त हुआ। तो वही कह रहे हैं कि वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है उसे क्या कहते हैं? दहन। यहाँ पे आप कंबस्टन की ये डेफिनेशन देख सकते हैं, एक डेफिनेशन के तौर पर ले सकते हैं। जिस पदार्थ का दहन होता है वह क्या कहलाता है? वह दाह कहलाता है। इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दाह पदार्थ हैं, मतलब जिनका दहन हो रहा है। हमें बताया गया था, बूझो क्या कह रहा है, कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है। तो ईंधन भी तो हमें ऊष्मा अर्थात ऊर्जा प्राप्त देता है।
तो पहली कहती है ठीक ही तो है, हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अपघटित होता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह हमने क्लास 7th में सीखा था। यहाँ एक्टिविटी 4.1 दी गई है, इसको देखते हैं। स्ट्रॉ, माचिस की तीलियां, मिट्टी का तेल, कागज, लोहे की कीलें, पत्थर के टुकड़े, सीसा आदि कुछ पदार्थ इकट्ठे करिए। अपने शिक्षक की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यदि पदार्थ जलता है तो इसे दाह्य दिखाइए, अन्यथा इसे अदाह्य दिखाइए। मतलब जो जलता है वो दाह्य है और जो नहीं जल रहा है वो अदाह्य है। जैसे कि लकड़ी जलेगा, बिल्कुल ये दाह्य होगा। लकड़ी क्या होगा? दाह्य होगा। कागज, ये भी लोहे की कीलें नहीं जलेंगी, अदाह्य होंगी। मिट्टी का तेल जलेगा, ये दाह्य है। पत्थर का टुकड़ा नहीं जलेगा तो ये अदाह्य है। स्ट्रॉ जलेगा, तो ये था कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। कास्ट कोयला जलेगा, माचिस की तीलियां जलेंगी, कांच नहीं जलेगा। तो इस तरीके से आप इस टेबल को फिल कर सकते हैं। क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो दाह्य हैं? मतलब आप बहुत सारे ऐसे पदार्थ लिख सकते हैं, आप इन्हें टेबल 4.1 में नीचे जोड़ सकते हैं। आइए उन परिस्थितियों का पता लगाइए जिनमें दहन होता है। मतलब कौन सी सिचुएशन चाहिए कि आप किसी चीज़ को जला सकें। एक्टिविटी 4.2 दी गई है, इसको देखते हैं। सावधानी क्या रखनी है? जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखनी है। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रखिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर लकड़ी के 2 गुटकों की सहायता से इस प्रकार रखिए। आप देख सकते हैं किस प्रकार इनको व्यवस्थित किया गया है। पहले में आप केवल कागज की पट्टी पर देख रहे हैं, रख दिया गया है लकड़ी की पट्टी पर, और ऊपर भी लकड़ी की पट्टी रख दी गई है। और दूसरे वाले में ऊपर लकड़ी की पट्टी रखी गई, नीचे लकड़ी की पट्टी है लेकिन ऊपर नहीं है। और दूसरे वाले में ऊपर लकड़ी की पट्टी मतलब ऊपर बंद है और नीचे लेकिन जो है 2 गुटके लगा के बीच में स्पेस दिया गया है, मतलब जगह रखा गया, इस प्रकार रखा है। वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे, मतलब इस प्रकार रखा गया है कि वायु का चिमनी में प्रवेश हो रहा है, मतलब ए में जो रखा गया। अब लकड़ी के गुटके हटाकर चिमनी को मेज पर टिका दीजिए। मतलब पहले आपने लकड़ी के जो गुटके रखे थे इसको हटाकर मेज पर ही रख दीजिए चिमनी को। बी पॉइंट में पुनः ज्वाला को देखिए क्या दिखता है। आप देख रहे हैं पहले में जब लकड़ी का गुटका है, स्पेस है हवा जाने के लिए, तो देख रहे हैं मोमबत्ती जल रही है इसमें, लेकिन जैसे ही हवा जाना बंद होता है, हवा का प्रवेश बंद हो रहा है, वैसे ही मोमबत्ती बुझ जा रही है। आगे क्या कहते हैं? ज्वाला को पुनः देखिए। सी पॉइंट में जब आप अंत में एक कांच की प्लेट चिमनी के ऊपर भी रख दे रहे हैं तो फिर ज्वाला को देख रहे हैं। हम सी पॉइंट पर भी देख रहे हैं कि मोमबत्ती बुझ गई है, मोमबत्ती में ज्वाला नहीं है। क्या आप आगे कहते हैं तीनों स्थितियों में क्या होता है? फर्स्ट सिचुएशन में मोमबत्ती जल रही है, बाकी की 2 सिचुएशन में मोमबत्ती बुझ जाती है। क्या ज्वाला कंपन करती हुई बुझ जाती है? क्या यह कंपन करती है और धुआं देती है? क्या यह अप्रभावित जलती रहती है? ये हमने देखा कि फर्स्ट पॉइंट में अप्रभावित जलती रहती है, दूसरे में धुआं देते हुए जलती है जब वायु नहीं जा रही है, और यहाँ पे एकदम जब फिर से कांच की एक और पट्टी रख देते हैं तो क्या होता है? धुआं भी नहीं देता है, वो केवल बुझ जाती है। क्या आप दहन प्रक्रम में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये कि ज्वाला के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हम पाते हैं कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अवस्था ए में मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है। अवस्था बी में जब चिमनी में नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाती तो ज्वाला में कंपन होता है और धुआं उत्पन्न होता है। अवस्था सी में ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उसे वायु उपलब्ध नहीं हो पाती है। आगे देखते हैं, बुझो क्या कहते हैं। हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है? यहाँ पे दिया गया है सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, उसका मतलब कंक्लूजन दिया गया है यहाँ पर। आप इस प्रक्रम के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। यहाँ एक्टिविटी 4.3 दी गई है, इसको देखते हैं। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा लोहे की प्लेट या तवे पर रखिए। इसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है?
क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है? आपने सुना होगा कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर 4.3 में दिखाया गया है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं? अब अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। क्या एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है? आपको कागज के टुकड़े को जलाने का अनुभव अवश्य होगा। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठता है? क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर जला सकते हैं? लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज अथवा मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है? क्या आपने जंगल में लगने वाली आग के बारे में सुना है? यहाँ पे आगे देखते हैं। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास आग पकड़ लेती है। घास से आग पेड़ों में फैलती है और जल्दी ही पूरा जंगल आग की चपेट में आ जाता है, जैसा कि आपको फिगर 4.4 में दिखाया गया है। इस प्रकार की आग को बुझाना बहुत कठिन होता है। क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थ विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं? जैसे कि कागज बहुत जल्दी आग पकड़ लेगा, लेकिन लकड़ी को जलाने के लिए हमें कागज या मिट्टी के तेल की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर दिया गया है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका ज्वलन ताप कहलाता है। मतलब क्या है कि ज्वलन ताप क्या है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है, वही उस पदार्थ का क्या है? ज्वलन ताप है। क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं आग पकड़ती? क्योंकि वह उसके ज्वलन ताप से कम टेम्परेचर पर है। रूम टेम्परेचर उसके ज्वलन ताप से कम है। अगर उतना होता तो वो जल जाती। माचिस की तीली माचिस की डिबिया के बगल में रगड़ने पर क्यों जल जाती है? अब आप बता सकते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर उस टेम्परेचर पर पहुंचता है जो उसका ज्वलन ताप होता है। माचिस का इतिहास बहुत पुराना है। माचिस के बारे में कुछ दिया गया है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। आधुनिक निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण है। एंटीमनी क्या होता है? ये एंटीमनी ट्राइसल्फाइड क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस का मिश्रण होता है। कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से, मतलब एंटीमनी यूज करके, ट्राइसल्फाइड यूज करके, पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरेट का मिश्रण यूज करके, कुछ गोंद और स्टार्च के साथ मिलाकर उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है। ये जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड होता है उसको लगाया जाता है। अब इसे किसी खुरदुरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित होता है। मतलब माचिस की तीली में जो मसाला लगाया जाता है उसमें क्या होता है? श्वेत फास्फोरस होता है। इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है। आप देखते हैं उसके मिक्सचर में क्या यूज किया गया है? पोटेशियम क्लोराइड और श्वेत फास्फोरस यूज किया गया है। परंतु श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हुआ। यहाँ पे इन्होंने कहा इससे माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है जब उसे रगड़ा जाता है, लेकिन ये क्या है? खतरनाक है। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाया जाता है। मतलब यहाँ पर हम पहले क्या लगा रहे थे? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और श्वेत फास्फोरस लगा रहे थे, लेकिन अब केवल इन्हीं दोनों चीज़ों का यूज हो रहा है। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट लगाया जा रहा है। और इन्होंने क्या कहा? रगड़ने वाली सतह पर चूड़ित कांच और थोड़ा सा लाल फास्फोरस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चूरा किया हुआ कांच और क्या लगाते हैं? लाल फास्फोरस, जो कम खतरनाक होता है। मतलब लाल फास्फोरस के मुकाबले श्वेत फास्फोरस ज़्यादा हानिकारक है। जब माचिस की तीली को खुरदुरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में परिवर्तित हो जाता है। यह तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से अभिक्रिया कर पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न कर देता है, जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का दहन प्रारंभ हो जाता है। आगे देखते हैं। हमने पाया कि दाह्य पदार्थ तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप के बराबर ना हो।
ज्वलनताप से कम रहता है तो वो आग नहीं पकड़ता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो यह आग पकड़ लेता है। क्या इसका ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? हाँ, तभी तो वो लकड़ी से पहले जलने लगता है। क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी होगी? बिल्कुल। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। यहाँ एक्टिविटी 4.4 दी गई है, इसको देखते हैं। सावधानी क्या रखनी है? जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लेना है। कागज के 2 कप तैयार करिए, जैसे कि यहाँ तैयार किया गया है। इनमें से एक कप में 50 ml जल डालिए। दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म कीजिए। आप क्या देखते हैं ये नोट करना है। यहाँ पे देखिए, जो पानी वाला कप रहेगा वो नहीं जलेगा और जो बिना पानी का कप है वो जलने लगेगा। कागज के खाली कप का क्या होता है? मतलब वो जल जाएगा। जल युक्त कागज के कप का क्या होता है? वो जलेगा नहीं। क्या इस कप का जल गर्म हो जाता है? हाँ, जल गर्म हो जाएगा। यदि हम कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज के कप में भी जल को उबाल सकते हैं। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि कागज जो है जल के संपर्क में है और उसकी वजह से वो अपने ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिस पर वो आग पकड़ लेगा, इसीलिए वो नहीं जल पा रहा है। कागज के कप को दी जाने वाली ऊष्मा चालन द्वारा जल में चली जाती है, यही कारण है। अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज के ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए वह नहीं जलता। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट दिया गया है, ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं? जो मतलब जिन पदार्थों का ज्वलन ताप कम होता है, बहुत कम होता है, या फिर और जो ज्वाला के साथ सफलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के एग्जाम्पल के तौर पे आपको पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जो कि खाना बनाने के लिए गैसों में हम यूज करते हैं, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस आदि हैं। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? मतलब कुछ और ऐसे, जैसे कि हम कपूर का भी यूज करते हैं आग जलाने के लिए। हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं? अब इसको देखते हैं। आपने घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते देखा या सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई दुर्घटना देखी है तो उसका संक्षिप्त विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए। यह अनुभव अपने कक्षा के साथियों के साथ भी बांटिए अगर आपने देखा है तो। यहाँ पे दिया गया है, अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो सबसे पहले अग्निशामक यानी फायर ब्रिगेड को सेवा को सूचित करिए। यहाँ पे क्या कहती हैं? यह जरूरी है कि हम सबको अग्निशामक सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। आगे क्या दिया गया है देखते हैं। किस तरीके से ये आग को बुझा रहे हैं, आप देख रहे हैं, यही अग्निशामक सेवक हैं। क्या आपके शहर या नगर में फायर ब्रिगेड स्टेशन है? जब फायर ब्रिगेड आती है तो वह क्या करती है? वह आग पर जल डालती है। जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने से आग फैलना रुक जाता है। जल वाष्प ज्वलनशील पदार्थ को घेर लेती है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है। और हम जानते हैं बिना वायु की उपस्थिति में वस्तुएं जल ही नहीं सकती और आग बुझ जाती हैं। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 आवश्यकताएं होती हैं। कौन कौन सी? क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? ये आवश्यकताएं हैं ईंधन, वायु और ऊष्मा। वायु में क्या? ऑक्सीजन मतलब होना चाहिए। ईंधन, ऊष्मा में क्या? ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु ऊष्मा की जरूरत होती है। इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले का कार्य वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना या दोनों होते हैं। ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लगती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन हो जाता है और हम उसको तुरंत हटा नहीं सकते। यहाँ पे क्या दिया गया है? जब जल सबसे अधिक
प्रचलित अग्निशामक है, परंतु जल तभी कार्य कर पाता है जब लकड़ी और कागज जैसी वस्तुओं में आग लगी हो। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तेल और पेट्रोल में लगी आग बुझाने हेतु भी जल का उपयोग उचित नहीं होता। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, अतः यह तेल के नीचे चला जाता है और तेल ऊपर जलता रहता है। विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसी ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छी अग्निशामक है। यानी विद्युत उपकरणों और तेल पेट्रोल जैसी चीज़ों में आग लगने पर हमें किसका यूज़ करना चाहिए आग बुझाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करना चाहिए। ऑक्सीजन से भारी होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। इससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच का संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को हानि नहीं पहुंचाती। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है? उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। एलपीजी किस रूप में सिलेंडरों में रखी जाती है? लिक्विड रूप में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रूप में हम जानते हैं। उसे सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उसको बहुत कंप्रेस करके, प्रेशराइज करके रखते हैं और जब उसको छोड़ते हैं तो बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। अतः यह न केवल आग को चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है। इसलिए यह अति उत्तम अग्निशामक है, मतलब आग बुझाने के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने का एक दूसरा तरीका सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है। आग के निकट इन पदार्थों से बहुत सी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो आग बुझा देती है। अब हम देखते हैं दहन के प्रकार। एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए। सावधानी क्या रखनी है? स्वयं गैस स्टोव का प्रयोग न कीजिए, अपने माता पिता को सहायता के लिए कहिए, मतलब आप अभी मत यूज करिए। गैस स्टोव की घुंडी मतलब जो नॉब होती है उसे घुमाकर गैस चालू कर दीजिए। आप क्या देखते हैं? हम पाते हैं कि गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। मतलब जो आपको ऊष्मा और प्रकाश दे रहा है तीव्रता से, उसे क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। फास्फोरस जैसे कुछ पदार्थ हैं जो कमरे के ताप पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है उसे स्वतः दहन कहते हैं। मतलब जो जिसको कुछ किया ही ना जा सके, वो वायु की उपस्थिति में खुद ही जल जाए, स्वतः ही जल जाए, तो उसे उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? स्वतः दहन कहेंगे। कोयले की खानों में कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के स्वतः अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं, कभी आकाश से बिजली गिरने से होते हैं, परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं तो कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतया बुझाना अवश्य याद रखिए। आगे देखते हैं। हम त्योहारों पर आतिशबाजी करते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जो हम पटाखों को जलाते हैं वो कौन सी अभिक्रिया करता है? विस्फोट अभिक्रिया करता है। पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। अब हम ज्वाला के बारे में देखते हैं। एलपीजी ज्वाला का प्रेक्षण करिए। क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? हाँ, हम देखते हैं गैस को जब जलाते हैं तो कैसी दिखती है? नीली कलर की ज्वाला दिखाई देती है और कुछ पीली रंग भी उसमें होती है। एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला दिखता है। कक्षा 7 के मैग्नीशियम रिबन को ज्वाला के अपने अनुभव याद करिए। हमने देखा था उसमें श्वेत ज्वाला निकलती थी। कैसी रंग की? श्वेत रंग की ज्वाला निकल रही थी। यदि आपको टेबल 4.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। मतलब जो ऊपर दिया गया था टेबल, हमने चीज़ों को जल देखा था, गर्म है, जल रही है, नहीं जल रही है, तो अब कर सकते हैं। अपने प्रेक्षण रिकॉर्ड करिए और टेबल में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं देता है। यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है।
मोमबत्ती ज्वाला देता है, मैग्नीशियम ये भी ज्वाला देता है, कपूर ज्वाला देता है, मिट्टी का तेल वाला स्टोव ज्वाला देता है, लकड़ी या कोयला, लकड़ी ज्वाला देता है प्राय लेकिन कभी कभी नहीं भी देता, और कोयला जो होता है ज्वाला नहीं देता। तो टेबल इस तरीके से आपका फिल होगा। यहाँ पे बताया गया है मोमबत्ती और रसोई घर के स्टोव की ज्वालाओं के रंग। मोमबत्ती का रंग आपको पीला दिख रहा है, स्टोव का रंग आपको नीला दिख रहा है। आगे है ज्वाला की संरचना। एक्टिविटी 4.5 है, देखते हैं। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक कांच की 4 से 5 सेंटीमीटर यानी 4 से 5 सेंटीमीटर पतली नली को सड़ासी द्वारा पकड़िए और उसका एक सिरा मोमबत्ती की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र यानी उसके जोन में प्रवेश करा दीजिए। फिगर 4.10 की तरह आप देख सकते हैं इस प्रकार। यहाँ पे आपको फिगर 4.10 दिया गया है, इस तरीके से आपको करना है। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए इस तरीके से। क्या वहाँ कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? क्या यहाँ ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? इन्होंने कहा कि वो क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है। ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम जल्द पिघल जाता है। आगे देखते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी या कोयला वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता। एक्टिविटी 4.5 में क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाले मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट स्लाइड प्रविष्ट कराइए। एक्टिविटी यहाँ पे फिगर 4.411 की तरह यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, ये फिगर आपको दिया गया है। कैसे आपको कांच की पट्टी प्रवेश करानी, आपको देखना है कि आपको कालिक मिल रही है कि नहीं, स्वच्छ ज्वाला मिल रही है कि नहीं। इससे प्रेक्षण हो गया। उसे सड़ासी से लगभग 10 सेकेंड तक पकड़े रहिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं? हम देखेंगे कि मोमबत्ती पर जो हमने कांच की पट्टी लगाई, स्लाइड लगाई, पर एक गोल काला वलय बन जाता है, मतलब इस तरीके का, जो कि आप फिगर में देख रहे हैं। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले कार्बन कणों के जमाव का है। जो कार्बन कण नहीं जलते हैं वही वहां पर इकट्ठे हो गए हैं। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़े रखिए। यहाँ पे अदीप्त क्षेत्र में, दीप्त क्षेत्र में नहीं, अदीप्त क्षेत्र में पकड़ना है। आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप हो जाता है, मतलब वो भी काफी गर्म हो जाता है। ये जो बाहर है थोड़ा, वो भी क्या हो जा रहा है, बहुत गर्म हो जा रहा है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है? बिल्कुल। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है, मतलब ज्वाला का अदीप्त क्षेत्र सर्वाधिक गर्म होता है। जैसा कि फिगर आपको 4.13 में दिखाया गया, ज्वाला के भाग अदीप्त क्षेत्र जो है वहाँ पे क्या है, सर्वाधिक गर्मी होगी, सबसे ज़्यादा गर्म वही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे अधिक गर्म होगा। आगे है। सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु की फुकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं, जैसा कि फिगर 4.414 में आपको यहाँ पे दिखाया गया है। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि वो पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है। जैसा कि हमने देखा है कि वो क्या होता है, पूर्ण दहन का क्षेत्र होता है, इसीलिए वो सबसे बाहरी भाग को फूंकते हैं। जैसे कि ऊपर हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप मोमबत्ती की ज्वाला को देख सकते हैं। बाहरी भाग जो है पूर्ण दहन का बाह्य नीला क्षेत्र होता है, स्वच्छ ज्वाला देता है, इसीलिए वो इसी को फूंकते हैं। आगे देखते हैं। ईंधन के बारे में कहा गया है, इसको देखते हैं। ईंधन क्या है? याद करिए कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊर्जा के प्रमुख स्रोत लकड़ी, काष्ठ, कोयला, आगे देखते हैं, पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है। ये पदार्थ हैं ईंधन कहलाते हैं। ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। ईंधन क्या होता है? इन्होंने कहा कि घरेलू और औद्योगिक उपयोग से संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के
प्रमुख स्रोत, मतलब ऊष्मा जो देते हैं, ऊष्मा और ऊर्जा जो देते हैं वो क्या है, लकड़ी, कोयला, ये सब पेट्रोल क्या है, ये ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन क्या होता है, अच्छा ईंधन वह है जो सहज उपलब्ध हो, यह सस्ता होता है और वायु में सामान्य दर से या से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। यह जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता। अच्छा ईंधन की ये क्वालिटीज बताई गई हैं, क्या क्या, कि वो सस्ता हो, सहजता से उपलब्ध हो, मतलब उसको पाने में बहुत कठिनाइयाँ ना हो, सामान्य दर से जलता हो और जलने के बाद कुछ हानिकारक चीज़ें ना छोड़ता हो। संभवतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो कि विशिष्ट उपयोग की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी करता हो। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए। टेबल 4.3 की भांति इन्हें ठोस, द्रव और गैसीय ईंधनों में वर्गीकृत कीजिए। जैसे कि हम डीजल, पेट्रोल को जानते हैं, ये लिक्विड में आ जाएंगे। लकड़ी को जानते हैं, सॉलिड में आ जाएंगे। गैस जो कि हम सिलेंडर में यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये गैस में आ जाएंगी। तो ये कुछ ईंधनों के प्रकार हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। आगे देखते हैं ईंधन दक्षता। यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी को जलाकर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबालें, तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे? हम एलपीजी को चुनेंगे। इसका कारण बताइए। क्योंकि ये अच्छे से जलता है और ज़्यादा कुछ मतलब हमें दिक्कत नहीं होती, इसको जलाने में भी जल्दी से जल भी जाता है। आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं इसका कारण बताने में। क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं? नहीं, बिल्कुल सब अलग अलग करते हैं। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। ऊष्मीय मान ईंधन का क्या होता है? ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन में, मतलब उसको पूरी तरीके से जलाने में से प्राप्त ऊर्जा की मात्रा उसका क्या कहलाता है? ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजे पर केजी में मापते हैं, मतलब इसका मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान यहाँ पे आपको टेबल 4.4 में दिए गए हैं। जैसे कि नीचे दिया गया है, टेबल 4.4 में आपको नीचे दिया गया है। जैसे गोबर के उपले, इसका दिया गया है 6000 to 8000 किलो जूल पर किलोग्राम ऊष्मीय मान देता है ये। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन का दिया गया 150,000 किलो जूल पर किलोग्राम ऊष्मीय मान। यहाँ पर टेबल 4.3 में ईंधनों के प्रकार देने हैं, जैसे कि कोयला, मिट्टी का तेल, प्राकृतिक गैस। तो ये द्रवीय ईंधन में मिट्टी का तेल है। और आप पेट्रोल भी लिख सकते हैं। गैसीय ईंधन में प्राकृतिक गैस है, आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी लिख सकते हैं। ठोस में कोयला है, लकड़ी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ आप टेबल में लिख सकते हैं। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसको देखते हैं। ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालता है। लकड़ी, कोयले और पेट्रोल जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये सूक्ष्म कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो दमा जैसे श्वास रोग उत्पन्न करते हैं। आगे देखते हैं। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में हो रहा है, परंतु अब इसका स्थान कोयले और एलपीजी जैसे ईंधनों ने ले लिया है। अभी भी हमारे देशों में बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग हो रहा है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध और सस्ती है। परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए हानिप्रद है, जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा है। आगे देखते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन, अर्थात जब पूरी तरीके से नहीं जलता, तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस देता है, CO गैस देता है। यह अत्यंत विषैली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है। उससे जो उत्पन्न होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, वो कमरे में सो रहे व्यक्तियों की मृत्यु भी उससे हो सकती है। बूझो क्या कहते हैं? ओह, इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी न सोएं जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। थर्ड पॉइंट क्या है? अधिकांश ईंधनों के दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है।
वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्णन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। आगे दिया गया है, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि विश्व उष्णन कहलाती है। अन्य बातों के साथ साथ इससे हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे समुद्र में जलस्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर वाले तटीय क्षेत्र अस्थायी रूप से जलमग्न हो जाएं। 4th पॉइंट है, कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, SO2 गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुल जाते हैं तथा अम्ल बनाते हैं। ऐसी वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है, मतलब जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, ऐसी वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है, जो फसलों और भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होती है। मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल का स्थान अब CNG अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ने ले लिया है, क्योंकि CNG सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में, मतलब बहुत कम करती है। CNG एक अधिक स्वच्छ ईंधन है पेट्रोल और डीजल के मुकाबले में। तो अब हम देखते हैं, तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम देखते हैं कि हमने चैप्टर में क्या सीखा है। फर्स्ट पॉइंट है, जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाह कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन वायु में आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दहन के प्रक्रम में ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वलनशील पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आग पर नियंत्रण पाने हेतु सामान्यतः जल का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उपकरणों और तेल में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता। दहन विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट आदि। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्वाला के 3 भिन्न क्षेत्र होते हैं, अदीप्त क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और ज्योतिहीन क्षेत्र, जो कि आपने ऊपर मोमबत्ती का फिगर था उसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आदर्श ईंधन सस्ता, आसानी से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है, मतलब उससे जो कुछ निकलेगा उसका निपटारा भी आसानी से हो सके। इसका ऊष्मीय मान उच्च होता है, मतलब अधिक ऊष्मा देता है। यह ऐसी गैसें या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हों। नेक्स्ट पॉइंट है, ईंधनों की दक्षता और मूल्य परस्पर भिन्न हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ईंधन दक्षता को ऊष्मीय मान द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, जिसका मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम होता है। वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट पॉइंट है, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, मृदा, भवनों के लिए हानिकारक होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, दहन एवं ज्वाला। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।